पिछली पार्ट में हम लोगों ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, इनके फंक्शन को देखा था। इस भाग में हम लोग आगे दूसरे हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी एक पॉलीपेप्टाइड है, 191 अमीनो एसिड से मिलकर बना है और ये शरीर की वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। अगर इसका कम सेक्रीशन हो बच्चों में तो बच्चे बौने रह जाते हैं। बड़ों यानी एडल्ट में कम सेक्रीशन हो तो पेशियां वीक रह जाती हैं, प्रजनन दर कम हो जाती है और त्वचा के नीचे श्लेष्म जमा होने लगता है, जैसे थायराइड मिक्सोडीमा में होता है। और आँखों जो हमारी आई बॉल हैं, इसके नीचे भी म्यूकस जमा होने की वजह से आँखें कुछ उभरी-उभरी सी प्रतीत होती हैं। इसको पिट्यूटरी मिक्सोडेमा कहते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। तो पिट्यूटरी मिक्सोडेमा वो एंटीरियर यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। चिल्ड्रन में इसकी कमी से बौनापन हुआ, एडल्ट में ये लक्षण हुए। अब इसका आगे देखते हैं। हाइपर सेक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, अगर बच्चों में यानी बचपन में ये ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, तो ऐसे शिशु की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बड़े वो लंबे हो जाते हैं। इनको इस दशा को जाइगेंटिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर वयस्क अवस्था में किसी कारणवश वृद्धि हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ जाए, तो उसमें जो शरीर के किनारे हैं, जैसे ठुड्डी है, नाक है, भौहों का ये जो आई ऑर्बिट के किनारे हैं, ये सारे बढ़ जाते हैं और जो शरीर है वो बेडौल हो जाता है, कुरूप हो जाता है। इसको एक्रोमेगाली कहा जाता है। तो अगर एडल्ट में ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो एक्रोमेगाली हो जाता है और शिशुओं में ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो उसकी वृद्धि बड़ी तेज़ी से होती है और वो भीमकाय हो जाता है, जाइगेंटिज्म हो जाता है। ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन। दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी से जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है एसीटीएस, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जब स्रावित होता है तो एड्रिनल कार्टेक्स को प्रेरित करता है उससे हार्मोन स्रावित करने के लिए, और ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन था, 39 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसका असर एड्रिनल कार्टेक्स पर होता है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स पर होता है। तीसरा जो हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला वो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अभी तक जो हमने हार्मोन पढ़े वो पॉलीपेप्टाइड थे, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, यानी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इसमें। इसका काम है इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। तो इसके प्रभाव से थायराइड ग्रंथि में जो थायराइड के हार्मोन है उनका निर्माण होता है और वो स्रावित होते हैं वहाँ से। चौथा महत्वपूर्ण हार्मोन है एमएसएच या इंटरमीडियन भी इसको कहते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरमीडियन कहा जाता है। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का एकदम पिछला किनारा है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जस्ट पहले वाला, उसको पार्स इंटरमीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बीच में होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो इसलिए कुछ में ये पार्स इंटरमीडिया से सेक्रेट होता है। और ज़्यादातर मेमल्स में जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पिछला किनारा है वहाँ से सेक्रेट होता है। ये भी एक छोटा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें केवल 11 अमीनो एसिड होते हैं और ये शरीर में मिलेनोसाइट यानी जो रंगा कोशिकाएं हैं उनके प्रकीर्णन, उनके फैलाव को नियंत्रित करता है, यानी शरीर के रंग का निर्धारण करता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है प्रोलैक्टिन है। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 198 अमीनो एसिड हैं और ये जो है स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। साथ ही साथ बच्चे के जन्म के बाद सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर जेस्टेशन, बच्चे के जन्म के बाद जो है मेमरी ग्रंथियों से मिल्क के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। ये तो मिल्क का निर्माण करता है और सिक्रीशन ऑफ मिल्क इसको प्रेरित करता है। छठा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है।
ये इसके अंतर्गत 2 हार्मोन आते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों में निकलता है। मेल में प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स आर सेल्स ऑफ लीडिंग। मेल्स में टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या सेल्स ऑफ लीडिंग होती हैं। इनके वृद्धि और विकास को ये प्रेरित करता है एंड स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन फ्रॉम दीज सेल्स। और इन कोशिकाओं से जो सेल्स ऑफ लीडिक्स हैं इनसे मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के श्रावण को प्रेरित करता है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो फीमेल में ये जो ओवरी की फॉलिकल्स हैं वहाँ से एग के निकलने को यानी अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और उसके बाद जब एग निकल जाता है तो बाकी जो फॉलिकल्स बचती है खाली उससे कार्पस ल्यूटियम के बनने को प्रेरित करता है। तो दोनों में अलग अलग काम है मेल और फीमेल में। अगला देखिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी मेल और फीमेल दोनों में स्रावित होता है और इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। फीमेल में जो ओवरी की फॉलिकल्स हैं उनके वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। इन मेल और नर में इट स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नर में ये टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को प्रेरित करता है, उस क्रिया को नियंत्रित करता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं जहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है इनके वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स की वृद्धि को प्रेरित करता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस चूंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है तो उसकी ग्रोथ को भी ये प्रेरित करता है। तो ये जो है इतने तरीके के हार्मोन हो गए एंटीरियर पिट्यूटरीज। ग्रोथ हार्मोन ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, MSH और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में LH और FSH हो। अब थायराइड हार्मोन देखिए, थायराइड से 2 हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन जिसको हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, 4 तरीके के रासायनिक रूप से 4 फॉर्म में होता है, इनको T3, T1, T2, T3, T4 कहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो T3 है, इसके बाद कुछ हद तक T4 होता है, T1 और T2 बहुत कम एक्टिव होते हैं, इसलिए थायरॉक्सिन मेनली T3 और T4 को जो एक्शन है वो T3 और T4 के एक्शन को माना जाता है जो थायरॉक्सिन के रूप में काम करते हैं। अब थायरॉक्सिन जो है इसका काम है सिंथेसाइज इन फॉलिकल सेल्स ऑफ थायराइड। ये थायराइड की जो फॉलिकल्स होती हैं उनकी कोशिकाओं में बनता है थायराइड ग्लोब्यूल्स विथ थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लस आयोडीन। तो ये इन कोशिकाओं में एक प्रोटीन है थायरोग्लोब्यूलिन और आयोडीन, इन दोनों के मिलने से बनता है। इट प्रमोट्स ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। ये कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं उनको प्रेरित करता है, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। तो इट इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ये चूंकि ऑक्सीडेशन को प्रेरित करता है और उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपभोग और ग्लूकोज के उपभोग को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज कैलोरी जेनेसिस एंड हीट हार्ट बीट। ये जो है उष्मा के उत्पादन और हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। ये जो है कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण और एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है। ये आल्सो इट स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर। और ये जो है चूंकि ग्लूकोज की जरूरत कोशिकाओं में है इसलिए उसकी आपूर्ति पूरी होती रहे, इसलिए लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है। और अगर लोअर एनिमल्स की बात करें जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, उनमें ये मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, यानी कायांतरण की क्रिया को ये बढ़ाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैलोरी जेनेटिक है, कैलोरी यानी उष्मा के उत्पादन को बढ़ाता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया को प्रेरित करता है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत है तो इनकी सप्लाई बढ़ा देता है और ज़्यादा ऊर्जा होगी तो बॉडी में एक्साइटमेंट होगा, सारी क्रियाएं तेज हो जाएंगी। ये स्थितियां होती हैं इसके प्रभाव से। एम्फीबियंस में लार्वा से एडल्ट में बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है।
अब इसका अगर हाइपोसेक्रीशन हो तब क्या होता है? तो हाइपोसेक्रीशन में पहला जो है, अगर बच्चों में हाइपोसेक्रीशन होता है इन चिल्ड्रन, तो उस दशा को क्रिटिनिज्म कहा जाता है, या इसकी वजह से भी बच्चे जो है वो छोटे रह जाते हैं, बौने हो जाते हैं। इसको थायराइड ड्वार्फिज्म कहा जाता है, यानी ये बौनापन थायराइड की वजह से है, इसलिए थायराइड ड्वार्फिज्म है। और ये ड्वार्फ विथ रिड्यूस्ड मेंटल एंड गोनेडल डेवलपमेंट, और ये जो बौने होते हैं इनमें मानसिक और जेनेनिक विकास वो कम हो जाता है, यानी ये प्रजनन की क्षमता इनमें नहीं होती है या बहुत कम होती है, साथ ही साथ मानसिक विकास भी नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को जो थायराइड की कमी से इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, इनको क्रिटिनिज्म कहा जाता है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन निकला था, उसकी कमी से जो बौनापन आया था उसको नैनिज्म या मिजेट्स कहा जाता था। इसकी वजह से जो बौनापन है इसको क्रिटिनिज्म कहा। दूसरा, अगर एडल्ट में कम निकल रहा है तो इसकी वजह से मिक्सोडेमा होता है। इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन की कमी है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया धीमी हो जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उससे जो बॉडी की क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बीएमआर दर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा बॉडी का, क्योंकि टेम्परेचर कम बन रहा है, लो टेम्परेचर होता है। त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है, स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, प्रजनन दर कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता घटती है, इसको मिक्सोडेमा कहते हैं। तीसरा है, थायरॉक्सिन की कमी से सिंपल ग्वाइटर होता है। थायराइड ग्लैंड इन लार्ज एंड टेक्स कॉलर लाइक शेप। इसमें गले में जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल के बड़ी हो जाती है और कॉलर जैसी प्रतीत होती है, जिसको घेंगा कहते हैं। ये जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड एंड वाटर, ये ऐसे लोगों में होती है जहाँ के इलाके में उनके भोजन में और पानी में आयोडीन की कमी होती है, तो वहाँ पर सिंपल घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी, थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, और थायरॉक्सिन की कमी से थायराइड ग्रंथि पर ओवर स्टिमुलेशन होगा, जिससे वो फूल जाती है। चौथा जो रोग है वो हशीमोटो डिसीज है। इसमें थायराइड का सेक्रीशन कम होने के बजाय पूरी की पूरी ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तो बिल्कुल खत्म हो जाता है थायरॉक्सिन का लेवल। और ये क्या होता है, ये ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड बाय सम ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें ग्रंथि का विनष्टीकरण हो जाता है कुछ स्व प्रतिरक्षा के रोगों की वजह से, या बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज की वजह से होता है, या चोट लगने की वजह से ग्रंथि नष्ट हो गई हो। इसलिए इसको हशीमोटो डिसीज को आल्सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड, मतलब इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर के इंटरनल कारणों से ही थायराइड नष्ट हो जाता है। तो इतने सारे क्रिटिनिज्म, मिक्सोडेमा, सिंपल ग्वाइटर और हशीमोटो डिसीज, ये थायराइड के यानी थायरॉक्सिन के कम श्रावण से होते हैं। अब हाइपर सेक्रीशन में जब इनका सेक्रीशन ज़्यादा हो तो ऑक्सीडेशन की क्रिया ज़्यादा होगी, जिसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, तो हाई कैलोरीजेनेसिस होगा, और उसकी वजह से इंक्रीज इन हार्ट बीट होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, हृदय की धड़कन बढ़ेगी, परस्पिरेशन होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से पसीना बहुत आएगा, और अनडिजायरेबल एक्साइटमेंट होगा, अवांछित उत्तेजना शरीर में डेवलप होगी। दिस लीड्स टू वीकनेस, और इसकी वजह से जब उत्तेजना शांत होती है, यानी कि जो शरीर में न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, वो सब कंज्यूम हो जाते हैं एकाएक, तो फिर उनकी कमी हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, डायरिया, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। हाइपर secreting thyroid glands enlarge in size and take the shape of goiter. This is called exophthalmic goiter. और साथ ही साथ जो ये थायरॉक्सिन का स्रावन बढ़ा है, तो जो सेल इसके इसको बढ़ा के स्रावित कर रही हैं, ओवर एक्टिविटी शो कर रही हैं, वो फूल के बड़ी हो जाती हैं, तो इसमें भी थायराइड ग्रंथ घेंगा के समान फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, और इस तरीके के घेंगा को एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज। इस बीमारी को ग्रेव्स की बीमारी भी कहते हैं। समटाइम्स ग्लैंड स्वेल इन द फॉर्म ऑफ शार्ट नोड्यूल्स, और कभी कभी पूरी ग्रंथि एक समान रूप से नहीं फैलती, बल्कि जगह जगह पर गांठ के रूप में फैल जाती है, इन द फॉर्म ऑफ शार्ट नोड्यूल्स, छोटी छोटी गांठों के रूप में, एट डिफरेंट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड प्ल्यूमर्स डिसीज। तो इस दशा को जो है प्ल्यूमर की बीमारी कहते हैं। तो ग्रेविस डिसीज होता है और प्ल्यूमर की बीमारी होती है। ग्रेविस डिसीज को एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। तो ये तो हो गया थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। अब
जो थायराइड से दूसरा हार्मोन निकलता है, यानी थायराइड में जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके अलावा उनके बीच बीच में जो स्ट्रोमा है वहाँ पर कुछ सी सेल्स होती हैं, कोशिकाओं की समूह होती हैं, वहाँ से स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द सी सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज ए शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड विथ 32 अमीनो एसिड्स। ये छोटा पेप्टाइड है जिसमें 32 अमीनो एसिड होते हैं और इसका काम है, इट प्रमोट्स ऑस्टियोजेनेसिस बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। दो काम करता है, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको हड्डियों में निक्षेपित करता है, हड्डियों में वो जम जाता है, तो इससे हड्डियों की वृद्धि होती है, हड्डियों का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऑस्टियोब्लास्ट सेल भाग लेते हैं क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कैल्शियम का जमा होता है और अल्टीमेटली वो बोन जुड़ जाती हैं, बोन की वृद्धि करती है। दूसरा, अगर जो नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें जो कैल्शियम छन के आता है उसके एक्सक्रीशन पे बढ़ा देता है। तो एक तरफ ब्लड में जो कैल्शियम था उसको स्टोर कर दिया गया हड्डियों में और दूसरा जो थोड़ा बहुत बचा था उसके जो एक्सक्रीशन हो गया फिल्टर नेफ्रॉन के फिल्ट्रेट में, तो वो बाहर निकल जाता है, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता है ये। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि थस डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ईसीएफ। तो इससे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल घट जाता है, मतलब फ्री कैल्शियम ब्लड में कम रह जाता है क्योंकि कुछ तो यूरिन के रूप में छन के निकल गया और कुछ बोन में डिपॉजिट हो गया, तो फ्री फ्लोइंग कैल्शियम कम हो जाता है। ये काम करता है कैल्सिटोनिन। अब इसके बाद आता है हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड। हार्मोन पैराथायराइड से केवल एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है पैराथ हार्मोन। इसको कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि कोलिप ने खोजा था इसको। और ये जो है ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 84 अमीनो एसिड होते हैं। तो कोलिप के हार्मोन में 84 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब इसका काम जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसके जस्ट विपरीत होता है, यानी ये क्या काम करता है, हड्डियों में जो कैल्शियम जमा है उसको फिर से रिलीज करता है ब्लड में, तो वो ब्लड में आते हैं। दूसरा, जो ब्लड से छन के यूरिन में गया था उसको उसके पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है। तो इन दोनों के प्रभाव से ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए, पैराथ हार्मोन प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट है, टी यहाँ पर छूट गया है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को प्रमोट करता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट बोन से कैल्शियम को उत्सर्ज रिलीज करती हैं, उसको तोड़ती हैं, निकालती हैं, thus releasing calcium from bones. It also reduces calcium excretion in urine. This lead to increase in level of calcium in blood. तो इसकी वजह से ब्लड में जो फ्री कैल्शियम है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गए जो है हमारे हार्मोन के काम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के और इंटीरियर पिट्यूटरी के, साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि के और पैराथायराइड ग्रंथि। अब अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन के काम, पैंक्रियाज के हार्मोन्स के काम और जो गोनेड्स से हार्मोन स्रावित होते हैं